क्राइम के वक्त आप दोनों कहाँ थे? ड्यूटी पर सर। ड्यूटी पर होते तो शायद ये क्राइम होता ही नहीं। फिर तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता सर। शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है संसार में सर। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। भारतीय फिल्म मकबूल के इस डायलॉग में पाकिस्तानी सियासत का फलसफा पिन्हा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल और एस्टेब्लिशमेंट के लाहेअमल का फिल्म के इस मंजर से क्या ताल्लुक़ है और सियासत में ताकत का तवाज़ुन मसनूई तौर पर अपने हक में करने के लिए क्या किया जाता रहा है, आज हम यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विशाल भारद्वाज भारतीय हिदायतकार हैं, शायद शेक्सपियर से बहुत मुतासिर हैं, इसलिए उनके अंग्रेज़ी नावलों का सहारा लेकर फिल्में बनाते रहते हैं। उन्होंने ओथेलो से मुतासिर होकर ओमकारा बनाई, हैमलेट के तर्ज पर हैदर बनाई और मैकबेथ का बुनियादी तस्वुर मुस्तार लेकर मकबूल बनाई। इस फिल्म में मुराली शर्मा पुलिस अफसर हैं। एक गैंग के लोग मारे जाते हैं तो अपने मतहत अफसरों ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह से पूछते हैं कि इस वारदात के वक्त तुम लोग कहाँ थे? वो कहते हैं हम ड्यूटी पर थे। मुराली शर्मा जवाब देते हैं कि अगर तुम दोनों ड्यूटी पर होते तो शायद ये क्राइम होता ही नहीं। ओम पुरी कहते हैं फिर तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता सर। और फिर अपना फलसफा बयान करते हुए कहते हैं शक्ति का संतुलन बहुत ज़रूरी है संसार में सर, यानी ताकत का दुनिया में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। पास खड़े नसीरुद्दीन शाह गिरा लगाते हुए कहते हैं आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। इस फिल्म की याद यूँ आई कि हमारे यहाँ सियासी बंदोबस्त की रवायत ने भी इसी फ़लसफ़े की कोख से जन्म लिया है। तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश में सियासी शतरंज की बिसात पर एक मोहरे के मुकाबिल दूसरे को लाया जाता है। दूसरे को हदूद क़यूद का पाबंद करने के लिए तीसरे मोहरे को मुतारफ़ करवाया जाता है और यूं ये सिलसिला मरबूत व मुनज़्ज़म और मुसलसल अंदाज में आगे बढ़ता रहता है। मेरे एक दोस्त ने दूसरी शादी के बाद जब तीसरी शादी का इरादा किया तो उसकी अहलिया ने बहुत मज़ाहमत की। उसने अपने दिफा में ये दलील पेश की कि मैं तो इंसाफ पसंद हूँ, जिस तरह पहली बीवी पर तुम्हें सोतन बनाकर लाया, अदल का तकाजा है कि उसी तरह अब तुम्हें इस एहसास से रोशनास करवाने के लिए तीसरी बीवी लेकर आऊँ। एस्टेब्लिशमेंट भी हर नए सियासी अक़द के लिए यही जवाज़ पेश करती है। अगरचे हालात तवक्को से ज़्यादा बिगड़ जाने पर बाज़ुकात किसी को तलाक भी देना पड़ती है, मगर बिलअमूम साबिक मनकूहा से रिश्ता नहीं तोड़ा जाता ताकि आग के लिए पानी का डर बना रहे, मुसाबकत की फ़ज़ा कायम हो और कोई एक लाडली बनकर परेशान ना करे। प्रोजेक्ट इमरान भी इसी फ़लसफ़े और सोच के तहत लॉन्च किया गया था कि पाकिस्तान की सियासत पर दो जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अजारादारी है। उनका तसल्लुत ख़त्म करने और तवाज़ुन कायम करने के लिए एक तीसरी सियासी ताकत को मैदान में लाया जाए। ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया और अब आर्जी तौर पर इसकी बिसात लपेट दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लाडली जमात को मुकम्मल तौर पर आग कर दिया गया है। इरादा यह है कि उसे एक शमशीर बरहना के तौर पर लहराया जाता रहे ताकि आग के लिए पानी का डर बना रहे। अगरचे मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि कोई गैर सियासी ताकत मसनूई तौर पर शक्ति का संतुलन कायम करने के लिए किरदार अदा करे, ताहम इसकी अफादियत व अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुसाबकत व मुकाबले की फ़ज़ा हमेशा कारकर्दगी में बेहतरी लाने का सबब बनती है, ताहम जब इसके फितरी भाव में रुकावट डालकर ताकत का तवाज़ुन मसनूई तौर पर तब्दील करने की कोशिश की जाती है तो इसके नतीजे में मामलात ख़राब होते हैं। अब भी इमरान खान के मोहसिन और खैर खा उन्हें एक मौसर सियासी ताकत के तौर पर ज़िंदा रखना चाहते हैं, मगर वो खुदकुशी पर माइल है और किसी की नहीं सुन रहे। पहले उन्होंने इक़्तिदार छोड़ते वक्त अपना तशख़्ख़ुस ख़राब किया और आखिरी वक्त तक चिमटे रहने की वजह से ख़ुद को एक गैर ज़िम्मेदार खिलाड़ी साबित किया। मीर जाफ़र और न्यूट्रल को जानवर करार देकर अपनी मुश्किलात में इजाफ़ा किया, फिर इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च की कॉल देकर अपने रास्ते मसदूद कर लिए। उन्हें ये समझाने की कोशिश की गई कि सियासी जद्दोजहद में आखिरी और सबसे बड़ा हथियार सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाता है, मगर वो नहीं माने और नाकामी का मज़ा चखने के बाद ही वापस लौटे। वापस आते हुए उन्होंने 6 दिन बाद दोबारा इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर दिया।
6 دن گزر چکے مگر ابھی تک عمران خان کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی دکھائی نہیں دیتی۔ انہیں ایک بار پھر یہ بتانے اور باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کر انہوں نے بہت بڑی سیاسی غلطی کر دی ہے۔ اس سے پہلے 2014 کے دھرنے میں بھی انہوں نے 31 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے جمع کروا کر سیاسی خطا کھائی تھی اور پھر اس فیصلے سے رجوع کرتے ہوئے انہیں ایوان میں واپس آنا پڑا تھا۔ تب تو محض 31 نشستیں تھیں مگر اب منحرف ارکان کو نکال کر بھی ان کے ارکان قومی اسمبلی کی تعداد 123 بنتی ہے۔ اگر وہ اس سیاسی بلنڈر کا ارتکاب نہ کرتے تو حکومت کو راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا کر من مانی کرنے کا موقع ہرگز نہ ملتا۔ پنجاب میں آئینی بحران ختم ہو چکا، وفاق میں حکومت قدم جما چکی، اب کسی دھرنے یا مارچ کے ذریعے شہباز شریف کا تختہ نہیں الٹایا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اگر 1 یا 1.5 سال تک ایوان سے باہر رہیں گے تو سیاسی پرندے خزاں رسیدہ موسموں سے تنگ آ کر ہجرت کرنے لگیں گے۔ عمران خان کو ان کے مہربان اور قدردان سمجھا رہے ہیں کہ مقننہ میں شکتی کے سنتولن کے لیے آپ کی واپسی ناگزیر ہے۔ اگر آپ اپوزیشن بینچوں پر موجود ہوں تو اس کمزور ترین حکومت کو دن میں تارے دکھائے جا سکتے ہیں۔ پیٹرول، بجلی اور کوکنگ آئل سمیت تمام بنیادی ضرورت کی اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ بجٹ میں حکومت کو مزید سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس موقع پر عوام کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے بجٹ کی منظوری میں رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ حکومتی اتحادی بالخصوص ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف کے ارکان کو اس عوامی مفاد کے معاملے پر ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اگر بجٹ کی منظوری کو روکا نہ بھی جا سکے تو کم از کم حالات اس قدر کٹھن ضرور ہو جائیں گے کہ بجٹ منظور کروانے کے لیے حکومت کو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے دانتوں پر پسینہ آ جائے۔ کپتان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پشاور میں قلعہ بند ہو جانے سے اچھا تاثر نہیں جا رہا۔ حکومت کے خلاف آپ کی تحریک اس لیے کمزور پڑ رہی ہے کہ جہاد کا اعلان کرنے کے بعد آپ پشاور میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گرفتاری سے نہ گھبرائیں۔ ویسے بھی آپ کے خلاف کوئی مضبوط مقدمہ نہیں ہے، لیکن بالفرض آپ کو گرفتار کر بھی لیا جائے تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر آپ جیل جائیں گے تو حکومت کے خلاف تحریک مزید زور پکڑے گی۔ لیکن کپتان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف ہے۔ کیا عمران خان مان جائیں گے؟ بظاہر ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ انہیں یہ خوش فہمی ہے کہ الیکشن کا اعلان ہونے کی صورت میں وہ 2/3 اکثریت لے کر دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ ایک بار پھر وزیر اعظم بننا ان کا خواب ہے اور اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔